जब पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करता है तो हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमारे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, उनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। अफगानिस्तान में 23,000 एक्टिव टेररिस्ट मौजूद। ये जो टेररिस्ट हैं या BL हैं, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप चेक करें तो वो वहाँ के लोकल्स हैं। वहाँ पे उन लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसको वो यूज़ कर सक रहे हैं। कोई जंग आप नहीं जीत सकते जब तक हुकूमत, फौज और अवाम एक पेज पर। भारत को सबके सामने ला के नंगा करना चाहिए कि ये है इनका असल किरदार। ये जो सी पार्ट है, इसको मिलाया है आपने लैंड से तो सी तक बनाए। पाकिस्तान नेवी ने उसको मैरीटाइम टेररिज्म से बचाने के लिए एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाई हुई है, टास्क फोर्स 88। इंडिया के साथ हमारी मैरीटाइम बाउंड्री डिसाइडेड नहीं है। इंडिया की हिम्मत नहीं है अब दोबारा आपके ऊपर कोई जारियत करने की। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रिवील। मैं हूं शहजाद कयूम। नाजरीन, पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है उसमें ये दहशतगर्दी के हवाले से अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली भी एक लहर दहशतगर्दी की जो है वो आई हुई है, जिसमें हमने कराची में देखा और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली ज़ियारत में जो इंसिडेंट हुआ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जैसा कि हमें मालूम है कि इसमें फ़ॉरेन एक्सटर्नल पावर्स भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इंडियन प्रॉक्सीज बहुत एक्टिव हैं, स्पेशली इन बलोचिस्तान। दे आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक इन ऑर्डर टू क्रिएट केओस इन द पाकिस्तान। हम आज बात करेंगे दहशतगर्दी पे और इसके काउंटर एफर्ट्स पे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे बहुत ऑनरेबल गेस्ट रियर एडमिरल रिटायर्ड मोहतरम फैसल शाह साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर टुडे। और सर, ये इस वक्त पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी के हवाले से सबसे बड़े क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे इस पॉडकास्ट में लेने का। बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है और हम सब की ज़रूरत है इस पे बात करना। ये मैं आगे चल के बताऊंगा कि हमारी ज़रूरत क्यों है, एक आम आदमी की ज़रूरत क्यों है इस पे बात करना। लेकिन जो चैलेंज है वो ये है कि देखें, हमें कई दिहाइयों से हम इस मैनस में फंसे हुए हैं। ये सिक्योरिटी चैलेंजेस हमें हैं और चैलेंजेस हमें इसलिए होते हैं कि आप अगर नोट करें पाकिस्तान का प्रोफाइल और हिस्ट्री देखें तो जब पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करता है तो हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमारे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, उनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। अब उनके पास और कोई हरबा तो है नहीं पाकिस्तान को रोकने का। ये सबसे आसान और सस्ता हरबा है जो वो इस्तेमाल करते हैं। ना उनकी मैन पावर यूज़ हो रही है, वो उन्होंने आगे से हायर किए हुए हैं, पैसा दे रहे हैं। जो करने वाले हैं उनको पैसा चाहिए। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और इसमें पिस कौन रहा है? पाकिस्तानी अवाम। हुकूमत, फ़ौज सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को सबसे ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे बात करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और फ्रीक्वेंटली बात करना बहुत ज़रूरी है और खुल के बात करने की ज़रूरत है हमें इस पे। और अपना मुद्दा ना सिर्फ ये कि हम अपने लोगों को बताएं, दुनिया को बताएं बाहर, और दुनिया को ये दिखाएं कि हम सबकी मदद कर रहे हैं। दुनिया में अमन लाने के लिए हमारी मदद करने कौन आ सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इस चैलेंज को हमें एक बाकायदा प्रॉपर चैलेंज की तरह लेके चलना चाहिए, एक नेशनल कैंपेन के तौर पे लेके चलना चाहिए। मेरा ख्याल में सर नेशनल भी क्या, इंटरनेशनल कैंपेन होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने अभी फरमाया कि हम तो बड़े अपने रोल प्ले कर रहे हैं। हम डिप्लोमेटिकली भी इस वक्त जो है वो मीडिएशन भी कर रहे हैं इतने बड़ी है, जिससे पूरा ग्लोबली एक बहुत बड़ी एफर्ट है। पाकिस्तान रिकग्नाइज किया है पूरी दुनिया ने। पीपल, अदर कंट्रीज शुड आल्सो जंप इन एंड से यू नो व्हाट, ओके, दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, वी शुड कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस मैनस ऑफ टेररिज्म। अच्छा सर, सेकेंडली, ये जो दहशतगर्दी है, पाकिस्तान इज़ बिन फेसिंग इट फ्राम ऑलमोस्ट 2-3 डेकेड्स नाउ। जो इसकी ज़्यादा जो आई है लहर कह लें, या इसकी जो शिद्दत जो आई है, तो इसमें सर ये कुछ चेंजिंग, इसमें किसी नौयत की चेंजिंग भी हुई है पिछले, अगर हम 10-15 साल से देखें तो? देखिए, चेंजिंग इसमें हो रही है और ख़तरनाक चेंज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें बढ़ गया है। हाई टेक वेपन्स, हाई टेक इक्विपमेंट, सैटेलाइट्स का यूज़, ये चीज़ें, ड्रोन्स का यूज़, ये अब चीज़ें इसमें बढ़ती जा रही हैं। तो जहाँ टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है इसको काउंटर करने के लिए, वहाँ पे उन लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसको वो यूज़ कर सक रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए सामने आ रहा है। पहले तो होता था ना कि उनके पास बड़े रूडिमेंट्री वेपन सिस्टम्स होते थे, उनकी इंटेलिजेंस सिस्टम इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं था और आपकी ह्यूमन बहुत अच्छी थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो आप उन पे गलबा पाने में आगे थे। लेकिन अब वो एडवांस हो रहे हैं और हमने जो रीसेंट अटैक्स आपने देखे हैं कि उसमें ड्रोन्स भी आ रहे हैं,
उसमें आईडीज़ का बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहा है, उनकी इंटेलिजेंस जो है वो बड़ी प्रिसाइज हो रही है। ये चीज़ें अलार्मिंग हैं और इसमें सारी बात है कि हमारे जो इदारे हैं वो तो इन चीज़ों को काउंटर कर रहे हैं, केटर कर रहे हैं, बट टेक्नोलॉजी इज़ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। एब्सोल्युटली। आप एक जगह रुक नहीं सकते हैं, आपको आगे चलते रहना है, क्योंकि आपका दुश्मन भी आगे चल रहा है। ऐसे ही है। तो अगर आप रुके तो वो आगे निकल जाएगा। तो इसलिए इसमें ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसको हमें जारी रखने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये जो दहशतगर्दी, ये जो जितनी भी तंजीमें हैं, आई मीन ये BLA हो गई और कई और हैं जो अफ़गान सॉइल से जिनके ऑपरेट हो रही हैं, और उसके ऑब्वियसली पीछे जो इनको सबको फंडिंग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो ऑब्वियसली इंडिया है। उनकी प्रॉक्सीज़ हैं, ये सारी एक्टिव हैं यहाँ पे। तो सर ये हमारी सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं, ये शब और रोज़ दिन रात दे आर वर्किंग, दे आर एवरीथिंग पॉसिबल इन देयर हैंड्स इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस पीपल, नॉट द पीपल, रादर द टेररिज्म। अब वो ये कैसे सर दोबारा मुनज़्ज़म होते हैं? इतनी स्ट्राइक्स इन पे की जाती हैं और इतने वो बेचारे हर वक्त, और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन वहाँ पे बेचारे शहीद हो रहे हैं। तो ये किस तरह यूनाइटेड होते हैं? ये आपका बहुत पर्टिनेंट सवाल है। मेरा ख्याल है इस पे हमें सबसे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। देखें, जो हमारी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है ना, उसके दो फ्रंट्स हैं, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। राइट। अच्छा, एक्सटर्नल पे पहले बात करते हैं। एक्सटर्नल फ्रंट तो ये है कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन यूज़ हो रही है, आप दुनिया को बता भी रहे हैं। 23 फरवरी 2026 रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आती है जिसमें वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में 23,000 एक्टिव टेररिस्ट मौजूद हैं, जिसमें से 7 से 8,000 TTP से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं। उसमें ISIS भी है, ISIS भी है, IS भी है, अलकायदा भी है, और इसमें जमातुल अहरार जितनी सब हैं इसमें। लेकिन 7 से 8,000 वो हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे TTP जो हमारा एक्चुअल दुश्मन है वो है। चाइना के मुस्तकिल मंदूब हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनकी स्टेटमेंट आई है कि चाइना को ये बड़ा कंसर्न है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रही है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को आप उठा के देखिए तो उनमें से हर एक ने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। ईरान ने कहा है। क्यों? इसलिए कि इन सबको ये पता है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अगर हमने अफ़गानिस्तान को ये सब करने दिया और इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये स्पिल ओवर कर जाएगा सेंट्रल एशिया में, रशिया में, चाइना में, तुर्की में, ईरान में, इवन गल्फ़ कंट्रीज़ में, रीजनली। तो सब कंट्रीज़ पाकिस्तान के मुद्दे से तो अलाइन है। ठीक है जी। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने पहले अफ़गान तालिबान रजीम को बाहमी तौर पे इंगेज किया, उनसे बातचीत की, उनको समझाने की कोशिश की, वो नहीं, उनको समझ में नहीं समझ आई। पाकिस्तान ने अपने दोस्तों को मिलाया, कतर था उसमें, तुर्की था उसमें, सऊदी अरब था उसमें, चाइना को इवन, उनकी समझ में नहीं आई। फिर पाकिस्तान ने TTP के हाइड आउट्स जो अफ़गानिस्तान के अंदर थे उस वहाँ जाके अटैक्स किए। ये हमारी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है, काइनेटिक ऑपरेशन, और पर्टिकुलरली सिर्फ उन स्पॉट्स पे किया। फिर हमने ये देखा कि वहाँ से भी अफ़गान तालिबान रजीम नहीं हिल रही है, तो कुछ ऐसे मिलिट्री टारगेट्स को भी अटैक करना चाहिए जो उस सेटअप को सपोर्ट करते हैं। तो वो भी हमने किया। नाउ अब हमें करना क्या चाहिए? देखें, मई 2025 के बाद पाकिस्तान को माशाल्लाह एक पोजीशन मिली है पॉलिटिकली दुनिया में, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने ये मीडिएशन का रोल अदा किया है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो पाकिस्तान की तो आप सिफारती सतह बहुत ऊपर हो गई। अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि जो असल नासूर है दुनिया की तवज्जो उस पे मबजूल कराएं। देखें, TTP को कहीं से सपोर्ट मिल रही है, पैसा मिल रहा है, वेपन मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है, ड्रोन्स मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? ये तो हमारे पास सबूत मौजूद है ना कि कहाँ से मिल रही है। पाकिस्तान को दुनिया का फोकस उधर लाने की ज़रूरत है कि भाई जब तक ये सपोर्ट कट ऑफ नहीं होगी ये ख़त्म नहीं होगा, और ये हम तो भुगत रहे हैं और हमें तो भुगतना आता है, हम उनसे निपट लेंगे, लेकिन अगर ये बाकी मुल्कों में चला जाता है तो आप कैसे करेंगे, कैसे काउंटर करेंगे उसको? हमने दुनिया की मदद की है पीस लाने में, अमन लाने में। दुनिया में हर उस गरीब शख्स की मदद की है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से अफेक्ट हो रहा था, ऐसे ही है। उसमें भारत भी शामिल है, सब है सर। तो क्या दुनिया को नहीं आगे आना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मसला है उसको हल करें? तो ये पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है और उसको इंडिया को, भारत को सबके सामने ला के नंगा करना चाहिए
कि ये है इनका असल किरदार जो ये अदा कर रहे हैं इस रीजन में। आप पीस ला रहे हैं, ये जंग की तरफ जा रहे हैं। सर लेट्स ये एक्सटर्नल फ्रंट था। इंटरनल फ्रंट देखिए, इंटरनल फ्रंट में आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज सब लगे हुए हैं दिन रात। गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है। क्या चीज़ मिसिंग है? अवाम। अवाम का किरदार मिसिंग है। मेरा और आपका किरदार मिसिंग है। कार्ल वॉन क्लॉज़ेविट्ज़, जर्मन स्ट्रैटेजिस्ट, उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उसने कहा कोई जंग आप नहीं जीत सकते जब तक हुकूमत, फ़ौज और अवाम एक पेज पर ना हो। उनकी आपस में बाहमी रजामंदी ना हो और बाहमी मुशावरत ना हो और बाहमी उनकी मदद ना हो, आप नहीं जीत सकते। आपको इस वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान की अवाम का क्या किरदार नज़र आता है? आप इंसिडेंट्स उठा के देखें जितने टेररिज्म के हुए हैं, आप उनको जब बैक ट्रैक करते हैं तो वो लोग तो हमारे बीच में थे, हमारे बीच में आके रहे हैं, रुके हैं, तैयारी की है, रिकॉनेसेंस की है, प्लानिंग की है, और हमारे बीच में से हमारी आंखों और कानों के सामने से गुजरते हुए गए हैं और हमने कुछ नहीं किया। तो क्या हमें अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के कान और आँख नहीं बनने चाहिए? क्या मुझे ये ख्याल नहीं रखना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या मुश्तबा चीज़ है, किस चीज़ को मुझे रिपोर्ट करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है? गवर्नमेंट का इसमें रोल है कि आप एजुकेशन करें, लोगों को अवेयरनेस दें कि मुश्तबा हरकत क्या होती है, मुश्तबा शख्स क्या होता है। आपको याद होगा एक दफ़ा 2007-8 में ये मामला शुरू हुआ था। गवर्नमेंट ने इस तरह की कैंपेन टीवी पे की थी और नंबर्स दिए थे कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आए तो इस नंबर पे आप इन्फॉर्म करें। काफ़ी हो रहे थे इंसिडेंट्स। जी, तो अब भी हम कर सकते हैं। हमें अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। हमारी जानें भी तो जा रही हैं ना, सिविलियंस की भी तो जा रही हैं। तो सिविलियंस क्यों नहीं इसमें रोल अदा कर रहे? हम सिर्फ बैठ के सिक्योरिटी एजेंसीज, एलईएस, गवर्नमेंट को क्यों कहते हैं? अच्छा सर, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया कि वी हैव टू डू आवर पार्ट एज वेल। अब इसको हम ज़रा थोड़ा सा नैरो करते हैं, बलूचिस्तान की तरफ जाके देखते हैं कि वहाँ पे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अब वहाँ के लोकल्स को व्हाट डू यू थिंक व्हाट दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू सपोर्ट द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड इन ऑर्डर टू कम अप विद समथिंग व्हिच विल एक्चुअली गेट रिड ऑफ, हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दिस? देखिए शहजाद, इशू ये है कि किसी भी मुल्क में अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है या क्राइसिस सिचुएशन होती है या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है या टेररिज्म की सिचुएशन होती है, एक जो बड़ा फुकदान बेसिक किसी भी मुल्क में आपको नज़र आएगा वो गवर्नेंस का है। तो हमें गवर्नेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हमें लोगों को उनके राइट्स देने की ज़रूरत है, लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत है और हमें उनको जो फैसिलिटीज़ उनको चाहिए वो देने की ज़रूरत है। देखिए आप एक चीज़ समझें, एक मिलिट्री प्लान होता है ना, उसमें एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब आप प्लान बनाते हैं ना दुश्मन के ख़िलाफ़, तो आप दुश्मन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि दुश्मन रिलाय किस चीज़ पे कर रहा है। और मैंने फिर अपना प्लान बनाना है उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ख़िलाफ़। मैंने उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बेसिकली टारगेट करना है, उसको दुश्मन से अलग करना है, ताकि वो वीक हो जाए और अपना प्लान पूरा ना कर सके। ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है दुनिया में, कहीं भी आप मिलिट्री प्लान देखें। अब ये जो टेररिस्ट हैं या BL हैं, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप चेक करें तो वो वहाँ के लोकल्स हैं। देखें BLA वाले, अगर आप उनके टेररिस्ट इंसिडेंट्स को देखें तो वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे लोकल्स को तकलीफ़ पहुँचे या लोकल्स के ख़िलाफ़ वो काम करें, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सपोर्ट, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये लोकल्स हैं। उन्हीं में वो आते हैं, छुपते हैं, उन्हीं से मदद भी लेते होंगे, उनकी बीच में से निकल के भागते हैं, तैयारी करते हैं। हमें उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करने की ज़रूरत है। उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपने फोल्ड में लेने की ज़रूरत है ताकि वो एलिनेट हो जाएं टेररिस्ट और वो आइडेंटिफाई हो जाएं कि यार ये ग्रुप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो हमें, मेरा ख्याल है, उस तरफ सोचने की ज़रूरत है और उसमें अवेयरनेस कैंपेन करने की ज़रूरत है और गवर्नेंस पे फोकस करने की। अच्छा सर, ये इंडियन जो जितनी प्रॉक्सीज अब बेसिकली हम देखें तो एंड ऑफ द डे ये जितनी स्ट्रिंग्स हैं दे आर बीइंग पुल्ड बाय इंडिया, ठीक है ना। ये वहाँ पे दीज आर पपेट्स, ये सारी कठपुतली हैं, वो खिला तो वही रहे हैं अभी जैसे। इनका सर प्रॉब्लम क्या है? इनका सेंट्रल टारगेट, इनकी ये क्यों डिस्टेबलाइज, ये व्हाट दे वांट फ्रॉम पाकिस्तान? आई मीन दे कम टू एन एग्जिस्टेंस, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ सेपरेट लैंड। ये इसके वजूद से शुरू से इनको क्या इशू है? असल में देखें, उनका जो फ़िलॉसफी है या स्ट्रेटजी है ना, वो
बड़ी ही दकियानूसी टाइप की है और बड़ी आरएसएस टाइप, जी, अब तो खैर आरएसएस है, स्पेशली कौटिल्य उनका देखिए, चाणक्य, उसके जो टीचिंग्स हैं वो उसको अभी तक फॉलो करते हैं कि मेरा जो नेबर है मेरा दुश्मन है और नेबर का नेबर दोस्त है। इस किस्म की बातों पे वो बिलीव करते हैं। उनको ये अकल नहीं आती कि जो तुम्हारा नेबर है उसके साथ तुमने ता क़यामत रहना है, तो क्या ता क़यामत तुम ऐसे रह सकते हो? लड़ोगे, ऐसे रहोगे जैसे और एक से नहीं सबके साथ ही ये हाल है। सबके साथ ही चाइना देख लें, वो वहाँ पे उनके अंदर अपने अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं जिनसे तवज्जो हटाने के लिए वो कुछ इधर उधर करते रहते हैं ताकि इन मुल्कों पे तवज्जो रहे और हमारी चीज़ ना आए। देखिए, इंडिया का एक और बड़ा मसला है, ईगो प्रॉब्लम है। पाकिस्तान को वो समझते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, कोई हैसियत नहीं रखता है, हम इतनी बड़ी मुल्क हैं, इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतना बड़ा डिफेंस है, ये मई 2025 ने सारा मलियामेट कर दिया। देखिए, मई 2025 से पहले एक मिथ थी जिसमें शायद हम खुद भी मुब्तला थे, दुनिया भी मुब्तला थी, इंडिया भी मुब्तला था, कि पाकिस्तान और इंडिया का जो कन्वेंशनल वॉरफेयर की डिस्पैरिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि इंडिया तो जब चाहेगा पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देगा और पाकिस्तान आगे से कुछ नहीं करेगा। ये उनका ख्याल था। लोग बहुत सारे ये समझते थे कि भाई पाकिस्तान इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। मई 2025 में पाकिस्तान ने ये ख्याल गलत साबित कर दिया कि देयर इज़ नो स्पेस फॉर वॉर, कन्वेंशनल डिस्पेरिटी भी नहीं है अब हमारे तुम्हारे दरमियान, तो इंडिया की हिम्मत नहीं है अब दोबारा आपके ऊपर कोई जारियत करने की। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ये उन्होंने सबक सीख लिया है। जब तक कि वो बहुत ज़्यादा गैप ना क्रिएट कर लें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो कि नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा के लिए बड़ा कॉन्शियस है, ऐसे ही और हमेशा से हम आगे चलते रहे और अपने दिफा की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करते रहे। अवाम भी इसमें साथ रही है और हुकूमत भी इसमें साथ रही है। अब उनके पास क्या चारा है पाकिस्तान को तंग करने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को एक बड़ा किरदार दिखाने के लिए। जयशंकर साहब ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया पाकिस्तान के लिए, मोदी साहब जाके क्या किस किस्म का अवार्ड लेते हैं ये बताने के लिए। उसकी टाइमिंग्स देखें कि क्योंकि यहाँ पे फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की वाह हो रही है तो चलो मैं भी खबरों में आऊँ। और लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया इसको तो अवार्ड लेने का शौक है, हर जगह पहुंच जाता है और इनके बाद वो अवार्ड किसी को मिलता भी नहीं है। ऐसे ही तो उनके पास चारा है पाकिस्तान को सिर्फ ब्लीड करने का, टेररिज्म के थ्रू, फेक न्यूज़ के थ्रू, डिसइंफॉर्मेशन के थ्रू। क्या क्या चीज़ें नहीं पकड़ी गई हैं इंडिया की। आप देखें कि वो डिसइंफो लैब जो थी एक इनकी पकड़ी गई। ओवरसीज़ टेररिज्म में तो ये खुद पकड़े गए हैं। कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने, उनकी गवर्नमेंट्स ने इंडियन गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट्स दिए कि तुम्हारे लोग करवाई है जी, असैसिनेशन और प्लॉट भी बनाया उसमें शामिल। तो ये तो खुद ओवरसीज़ टेररिज्म में पकड़े। तो इनका ग्राफ असल में नीचे ही जा रहा है और मई 2025 के बाद तो बड़ी तेज़ी से नीचे गया है। और फिर जो अब पाकिस्तान ने मीडिएशन का रोल किया, जिसमें मैं पहले कहा आपको कि इंडिया का भी भला किया पाकिस्तान ने, उसको भी निजात दिलाई उस प्रॉब्लम से। सबका है सर। लेकिन वहाँ से जो चीखों की आवाज़ें आई हैं उससे साफ पता चलता है कि इनका ग्राफ नीचे जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन ऊपर जा रही है सर उनका, उसकी वजह से ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा अब मैं आपके उससे हवाले से भी बात करूंगा। पाकिस्तान नेवी माशाल्लाह सर, नेवी ने अभी तक क्या क्या एफर्ट्स की इन ऑर्डर टू काउंटर द टेररिज्म? देखिए, नेवी की डिप्लॉयमेंट है सारी कोस्ट पे और फिर सी में। हम कोस्ट की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि कोस्ट एक ऐसी जगह है वल्नरेबल जहाँ से लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई वहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं, करके भाग सकते हैं। तो पाकिस्तान नेवी ने दो बड़े काम किए हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपने देखा होगा गवादर सीपैक का हिस्सा है। अच्छा, गवादर की एक अपनी अहमियत है सीपैक में। सीपैक के देखें दो पार्ट्स हैं, पिलर्स हैं जी, एक लैंड है और एक सी है। लैंड पार्ट पहले भी मौजूद था, आप उसको अभी रिफर्बिश कर रहे हैं, उसको ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन ये जो सी पार्ट है इसको मिलाया है आपने लैंड से, तो सी पैक बना है। तो अगर गवादर ना होता तो फिर सी पैक कहाँ होता? तो गवादर की बहुत वैल्यू है ना। तो पाकिस्तान नेवी ने उसको मैरीटाइम टेररिज्म से बचाने के लिए एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाई हुई है, टास्क फोर्स 88 उसको कहते हैं। उसमें शिप्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, हवाई जहाज़ हैं, मरीन्स हैं, SSG के लोग हैं। वो राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करते हैं गवादर के आसपास और उसको सेफ और सिक्योर रखने के लिए। अच्छा। यानी अगर कोई जहाज़ आ रहा है गवादर की तरफ तो वो इसको एस्कॉर्ट करके बाकायदा लेकर आते हैं। अच्छा। और उसको एस्कॉर्ट करके बाहर छोड़ दें ताकि उसको कोई गुज़ ना पहुँचे।
अच्छा, ठीक है, क्योंकि देखें दुश्मन चाइना के और पाकिस्तान के जो है ना वो तो एक ही हैं। ऐसे ही है। तो उन्होंने तो जब देखना है कि यहाँ कोई से यहाँ से आ रहा है जा रहा है तो दिल उसको उन्होंने करना टारगेट है, तंग करना है। तो इसलिए वो बनाई हुई है एक डेडिकेटेड फोर्स। कोस्ट के हिसाब से कोस्टल सिक्योरिटी एंड हार्बर डिफेंस फोर्स पाकिस्तान नेवी ने बनाई है। अच्छा, इसको कहते हैं CSNHTF। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि पूरी कोस्ट पे जो 1001 किलोमीटर की है उसको रडार से, कैमरा से, बाकी जो ऑप्टिकल गैजेट्स हैं उनसे, पोस्टों से, उन पे रिस्पॉन्स से, यानी मरीन्स की टीमें, SSG की टीम्स, इंटेलिजेंस की टीम्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की टीम्स, ये सब हर पोस्ट पे मौजूद होती हैं। ये 1001 किलोमीटर की कोस्ट की मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ। और इन्होंने तमाम कोस्ट को रडार्स की कवरेज से कवर किया हुआ है। और ये सी में देख रहे हैं। अच्छा, सी में देख रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई मुश्तबा चीज़ होती है तो वो इनको नज़र आ रही है। अगर मुश्तबा चीज़ है यहाँ से टीम जाती है, जाके उसको चेक करती है चैलेंज जी। अगर वो इनोसेंट हैं उनको छोड़ देते हैं, अगर वो इनोसेंट नहीं है पकड़ के ले आते हैं उनको। तो आपने जो पिल्फरेज है कोस्ट की उसको बेसिकली बंद कर दिया, सील कर दिया है, ताकि ना कोस्ट से कोई भाग सके ना कोस्ट के अंदर कोई आ सके। तो मैरीटाइम टेररिज्म की जो कोस्ट से वल्नरेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है उसको इन्होंने सीज कर दिया, इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा नेवी का इनिशिएटिव है जो नेवी मेंटेन कर रही है सिर क्रीक से लेके जीवनी तक, जो हमारा ईरान के साथ बॉर्डर है। यानी सिर क्रीक पे इंडिया के साथ बॉर्डर है और उधर ईरान के साथ बॉर्डर है जीवनी के साथ। तो ये पूरी 1001 किलोमीटर की कोस्ट लाइन जिसको पाकिस्तान नेवी ने कवर किया हुआ है। अच्छा, तो ये हमारा है, यानी ये पाकिस्तान नेवी का कंट्रीब्यूशन, इट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन। जी इट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपकी साउथ सिक्योर कर दी है पाकिस्तान नेवी ने। तो अभी आप वहाँ से आपको कोई ख़तरा नहीं महसूस होता, ना हो सकता है, क्योंकि इतना कोई मुनज़्ज़म और मरबूत निज़ाम है ये कि उसको पेनिट्रेट करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा सर, ये जिस तरह हम कई दफ़ा सुनते हैं ना कि LOC पे हो गया या कभी किसी बॉर्डर पे भी ये बिला इश्तियाल एकदम जी फायरिंग शुरू कर देते हैं या दरअंदाजी, जो भी ये करते हैं इंडियंस, इनका बहुत पुराना ये वतीरा है। तो ये इस तरह ये जो हमारे वाटर्स हैं, ये जो कोस्ट है और ये जो इनके साथ हमारी है जो भी लगती है, ये उसमें भी कभी कोई शरारतें इस तरह करते रहते हैं? देखिए, ईरान, ओमान के साथ तो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री डिसाइडेड है, ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ हमारी मैरीटाइम बाउंड्री डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि सिर क्रीक का डिस्प्यूट है हमारे उनके बीच में। तो जब तक सिर क्रीक का डिस्प्यूट नहीं रिजॉल्व होता हमारी उनकी बाउंड्री डिसाइड नहीं होगी। ठीक है जी। लेकिन वहाँ पे सिर क्रीक के इलाके में वो सारा क्रीक्स का एरिया है, मैंग्रोव्स हैं, दलदल है, स्लश है, इस किस्म का, और क्रीक्स हैं। तो वहाँ पे मरीन्स डिप्लॉयड हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान नेवी की तरफ से। अच्छा, वो बड़े मुस्तैद रहते हैं, 24 घंटे उनकी डिप्लॉयमेंट है, पोस्ट उनकी बनी हुई हैं, पेट्रोलिंग्स होती रहती हैं। सामने इंडियंस हैं, इंडियंस भी बैठे हुए हैं, लेकिन इंडियंस की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तानी इलाके में आ सकें। अच्छा, जो वहाँ पे कुछ होता है वो इस तरह से होता है कि कोई फिशरमैन होते हैं, वो जो हम अक्सर जी, जो अक्सर हम सुनते हैं कि वो आ जाते हैं, हम रास्ता भूल के, जी रास्ता भूल के या जानबूझ के भी आ जाते हैं। अच्छा, उनको पता होता है कि इस इलाके में कोई नहीं आता तो यहाँ कैच अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, तो वो आ जाते हैं, लालच में भगा दिया जाता है, नहीं भागते पकड़ लेते हैं, उनके हवाले कर देते हैं। हमारे जाते हैं, हमारे भी इसी तरह होता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन वहाँ से इनकी अभी तक हिम्मत नहीं हुई है कि ये कोई भी इंग्रेस कर सकें या कोई ऐसी हरकत कर सकें। अच्छा सर, ये एक और बड़ी एक हम आजकल एक बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है, कह लीजिए कि हमारी जो इस वक्त यूथ है, जो नौजवान नस्ल बलूचिस्तान की ख़ासकर, वहाँ पे रिक्रूटमेंट उनकी हो रही है, सोशल मीडिया उनको ब्रेन वॉश कर रहा है और उन्होंने अपने बंदे बिठाए हुए हैं, उन्होंने ये BLA और इन सब ने, एंड दे आर वर्किंग देयर हार्ड इन ऑर्डर टू रिक्रूट देम, और उनको इस तरह वो कर रहे हैं। इसको सर हम किस तरह काउंटर कर सकते? क्योंकि अब ये जैसे अभी आपने बताया कि गवादर और ये सारी जगह, ये दीज आर की एलिमेंट्स। ये देखें, ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, रेकोडेक हो गया, गवादर हो गया, अब CPEC हो गया। तो ये अगर इस तरह हम, क्योंकि डिस्टेबलाइजेशन जब होती है, डिस्टेबिलिटी क्रिएट करने की जब कोई कोशिश करता है, ज़ाहिर है आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो भी थोड़ा सा ना, तो थोड़ा सा उन पर इफेक्ट आता है। तो सर ये इसको किस तरह काउंटर किया जा सकता है? देखिए, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है और इसने आगे एडवांस ही होना है। ठीक है जी। मेरा अपने वालिदैन से एक इख्तिलाफ रहता था। मेरी वालदा कहती थी कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, तुम्हारे ज़माने में ऐसा नहीं होता, हम लोग ऐसे थे, तुम लोग ऐसे नहीं हो। तो मैं उनको कहता था कि आप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट हैं और मैं एक डिफरेंट एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट हूँ। तो मैं कैसे आपके एनवायरनमेंट में जा सकता हूँ? आपको मेरे एनवायरनमेंट में आने की ज़रूरत है।
और इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और फिर हमारी फ्रिक्वेंसी सेट होगी। तो ये बात जब मेरे बच्चे हुए तो मैंने उनको कभी ये नहीं कहा कि हमारे ज़माने में ये होता था, हम ऐसे थे, तुम ऐसे हो। yourself to blend in. यस, मैं अब उनके ज़माने में रहने की कोशिश करता हूँ और उनकी आँख से चीज़ों को देखता हूँ। अच्छा, कम्युनिकेशन गैप आता है आपकी जनरेशंस के बीच में, ठीक, नेचुरल है। मैंने उसका एक हल निकाला है। मैं दुनिया भर की न्यूज़ पढ़ता हूँ, सिर्फ मैं एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की नहीं पढ़ता हूँ, वो मेरे बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ वन सब्जेक्ट जो कि मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ, एंड देन दे आर ओपन टू मी। कम्युनिकेट करें अपने बच्चों के साथ, कम्युनिकेट करें, गिव देम कॉन्फिडेंस दैट यू नो समथिंग। देखें, जब बच्चा था और जवान हो रहा था तो मेरे ख्याल में भी ये था कि मेरे वाले जो हैं वो पुराने ज़माने के हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं पता है, ठीक है ना। तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप उनको डीवैल्यू करते हैं अपने बड़ों को, कि मैं बाहर निकल रहा हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको नहीं पता है। बिकॉज हो सकता है हमारे बड़े हमारे एनवायरनमेंट में एडजस्ट ना हो सके हों। सही, हम ये गलती ना करें, हम अपने बच्चों के एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करें। मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं देता, मैं पेरेंट्स को, टीचर्स को इल्ज़ाम देता हूँ कि हमें अपने खोल से निकल के उनके ज़माने में आने की ज़रूरत है, बल्कि उनसे भी शायद आगे वाले ज़माने में जाने की ज़रूरत है, जहाँ से हम उनको आता हुआ देखें, हम उनको जाता हुआ ना देखें। तो अगर हमने उनको आते हुए देखना है तो हमने आगे खड़े होना है और हमने वो चीज़ें सीखनी है जो नया ज़माना सिखा रहा है। ऐसे ही है। फिर मैं उनकी लैंग्वेज में और उनकी फ्रिक्वेंसी पे बात कर सकता हूँ। सर, ये गवर्नमेंट लेवल पे भी हम जितने भी, जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि जो लोग रिक्रूट हो रहे हैं, ये अब अच्छा, इनके जहन कच्चे हैं, ठीक है, इनकी जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं उनको जानें, जस्ट लाइक यू सेड, कम्युनिकेशन, क्रिएट ब्रिजेस, और उसमें फिर आप उनके लेवल पे जाएं, देखें कि, और ये गवर्नमेंट लेवल पे भी होना चाहिए। अब वो सब चीज़ें तो आपके वाली बात है, हम नहीं कह सकते ना कि भी वही करें सारे, मतलब ये हर लेवल पे होना चाहिए, टीचर्स के, वो बताएं इनको। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग, कोई 5-6 साल पहले की बात है कि मैं अपने एक बेटे की कॉपी चेक कर रहा था। मैं अक्सर ये करता था कि शाम को इनके जो कॉपीज़ होती थी उनको चेक करता था। तो एक चैप्टर था जो उसने लिखा हुआ था और उसके टीचर ने उसको चेक किया हुआ था और एक स्पेलिंग गलत थी। तो मैंने अब वो स्पेलिंग सही कर दी और मैंने अपने बेटे को कहा कि ये तुम्हारी टीचर से ओवरलुक हो गई ये स्पेलिंग ये वाली सही है। तो वो नहीं माना। अच्छा, उसने कहा नो, मेरे टीचर ने सही किया हुआ है, वो सही है। वी हैड एन आर्गूमेंट, और फिर मुझे उसको डिक्शनरी दिखानी पड़ी कि नहीं, तुम्हारी टीचर से ओवरलुक हो गया है और मैंने तुम्हें सही बताया। देन ओनली ही कुड अंडरस्टैंड कि बाबा सही कह रहे हैं। इतना फेथ होता है स्टूडेंट का टीचर के ऊपर कि आपने माँ बाप को भी वो डिनाई कर सकता है। तो हमें अपने टीचर्स पे बेसिकली फोकस करने की ज़रूरत है और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हमें उनको ग्रूम करने की ज़रूरत है। अगर उनको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप उनके हाथों जो प्रोडक्ट निकल रही है उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ट्रू। तो हमें अपने टीचर्स पे फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। और नाजरीन, द कंक्लूजन ऑफ टुडेज़ एपिसोड इज़ के देखें, जैसे कि अभी सर ने फरमाया कि हम सबको अपने अपने लेवल पे, अपनी अपनी जितना हमारी दस्तरस है किसी चीज़ पे, हमें सबको अपना रोल अदा करना है। हमें ये रोल अदा करना है कि हम अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिल के काम करें। कोई चीज़ हमें ऐसी कोई नज़र आए या कुछ हो, हम उनको सपोर्ट करें, उनको इत्तला दें कि कुछ ऐसा हो रहा है। और साथ में हमारी जो कम्युनिकेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस वक्त जितने भी ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं यंगस्टर्स वगैरह की, वो इसलिए क्योंकि जैसे कि सर ने भी फरमाया कि इसमें हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा मज़ीद हर लेवल पे। पेरेंट्स बताएं, टीचर्स बताएं, गवर्नमेंट बताए कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, आप जिस रास्ते पे जा रहे हो इसका कोई एंड नहीं है, यू आर डन ऑन दिस पैथ, इट्स अ रॉन्ग पैथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड ईच अदर्स। अल्लाह हाफ़िज़।